पंडित जी प्रीति और विक्रम से पूजा करवा रहे थे। लगभग आधे घंटे में पूरी पूजा बगैर किसी परेशानी के समाप्त हो गई थी। पंडित जी ने प्रसाद को 2 दोने में निकाला और प्रीति और विक्रम को देते हुए कहा, ये प्रसाद कुलदेवी का है और इसे आप दोनों को खाना है। फिर कुलदेवी के पास रखे हुए रक्षा सूत्र के बारे में बताते हुए कहा, ये रक्षा सूत्र तुम दोनों को एक दूसरे को पहनाना है। इसे कुलदेवी का आशीर्वाद ही समझना, पर जब तक यहाँ दिया जल रहा है तब तक यहाँ पर ही रहना और प्रसाद खाने के बाद ही अपना उपवास तोड़ना। पंडित जी की बात सुनकर दोनों ने हाँ कह दिया। उस पूजा घर में विक्रम, प्रीति और पंडित जी के अलावा कोई नहीं था, तो जो भी बात हुई वो नानी को पता नहीं थी। पंडित जी ने दोनों को हाथ में कलेवा बांधा और अपने सामान को समेटे हुए बोला, अब मेरे जाने का समय हो गया है, तो मैंने जो कहा है उसे याद रखना, बाकी आगे भगवान की मर्जी। ये पूजा निर्विघ्न संपन्न हुई। इसका मतलब आप दोनों को कुल देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। तो अब आप मुझे आज्ञा दे। पंडित जी अपने आसन से उठे तो प्रीति और विक्रम भी उनके साथ ही उठ गए। प्रीति और विक्रम पंडित जी के साथ पूजा रूम से बाहर आए। पंडित जी जाने की तैयारी में थे तो नानी जी ने प्रीति से कहा, प्रीति, पंडित जी के देने के लिए कुछ सामान मेरे रूम में रखा है, तुम उसे जाकर ले आओ। प्रीति ने हाँ कहा और नानी जी के रूम में वो सामान लेने चली गई। तभी विक्रम के पास भी किसी का फोन आया। उसने भी प्रसाद को वहीं मंदिर में रखा और फोन को लेकर रूम से बाहर आ गया। उसके किसी क्लाइंट का कॉल था। जब विक्रम जर्मनी गया था तो उसने अपने मामा जी के साथ मिलकर एक बड़ी कंपनी में डीलिंग की थी। आज उन्हीं का फोन आया था। शायद वो विक्रम को नया कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते थे। विक्रम का पुराना प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला था तो उसने भी नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए हामी भर दी। उसने घड़ी में टाइम देखा तो 11 बज रहे थे। उसने कहा, अब तो पूजा हो गई है, अब हमें जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल जाना चाहिए। प्रीति भी अभी बिजी रहेगी तो मैं ही चला जाता हूँ। उधर प्रीति पंडित जी का सामान ले आई थी। वो सामान नानी जी ने पंडित जी को दिया तो पंडित जी भी अपनी दक्षिणा लेकर वहां से चले गए। नानी ने प्रीति से कहा, पंडित जी ने जो भी आज कहा है उसका ध्यान रखना। तो अभी तुम लोग प्रसाद खाकर जब तक दिया जलता है तब तक रुकना, उसके बाद चाहो तो ऑफिस जा सकते हो। मैं भी थोड़ा थक गई हूँ तो अपने रूम में आराम करने जा रही हूँ। प्रीति ने हाँ कहा और पूजा रूम में आ गई। विक्रम भी अपने कपड़े बदलकर तैयार हुआ। तभी उसे प्रसाद की याद आई। वो वहां से जा ही रहा था तभी उसके पास आश्रम से फोन आया। वहां से कही गई बात सुनकर विक्रम ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं बस अब 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। उसने फोन रखा और तेजी से नीचे आया। प्रीति ने जैसे ही विक्रम की आवाज सुनी वो भी पूजा रूम से बाहर आई। विक्रम को जाता देख उससे विक्रम को रोकते हुए कहा, अभी पंडित जी ने जाने से मना किया है तो आप कहाँ जा रहे हैं? विक्रम ने प्रीति को देखकर कहा, आश्रम में बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। उमा दीदी को हार्ट अटैक आया है तो मुझे जल्दी जाना है, तुम बाद में आ जाना। प्रीति ने प्रसाद विक्रम को खिलाते हुए कहा, यदि ऐसी बात है तो आप जरूर जाइए, मैं यहाँ का सब देखकर आ जाऊंगी। विक्रम मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और प्रीति भी अपना प्रसाद खाकर अपने रूम में चली गई। उसे कपड़े बदले और बेसब्री से विक्रम के फोन का इंतजार करने लगी। उधर रास्ते में विक्रम ने फोन करके एम्बुलेंस को आश्रम में जाने कह दिया था। आश्रम की सभी औरतें उमा जी को घेरे हुए खड़ी थी। विक्रम के पहुंचने तक एम्बुलेंस भी पहुंच गई थी। विक्रम तेज कदमों से आश्रम में अंदर आया तो देखा उमा जी बेड पर लेटी हुई है। उनके सीने में दर्द हो रहा था। विक्रम ने इशारा किया तो नर्स उन्हें फर्स्ट एड देने लगी और सभी ने मिलकर उन्हें एम्बुलेंस में बिठाया। विक्रम भी एम्बुलेंस के साथ हॉस्पिटल की ओर निकल गया। उमा जी का ट्रीटमेंट तुरंत ही चालू हो गया था और ज्यादा देर नहीं हुई थी, इसलिए शाम होते होते तक वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। इसी बीच प्रीति भी आश्रम में पहुंचकर प्रोजेक्ट का काम करवाने लगी थी और विक्रम उमा जी के साथ हॉस्पिटल में था। आज पहली बार आश्रम की सभी औरतें भगवान को याद करते हुए उमा दीदी को ठीक करने के लिए प्रार्थना कर रही थी। सारा काम बहुत शांति से हो रहा था। शाम के 5 बजे प्रीति ने सभी को आराम करने के लिए कहा और चंदन को भी ऑफिस बंद करने के लिए कह दिया। फिर वो भी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। दृष्टि व पूजा भी उमा दीदी के लिए प्रार्थना कर रही थी। उन्हें लगा आज शायद समीर से मुलाकात होनी संभव नहीं है। इस बात से दोनों ही थोड़ी उदास थी। उधर शाम को जब उमा दीदी की हालत स्थिर हुई तो विक्रम उमा दीदी से मिलने आया। उमा दीदी के हाथ को हाथ में लेकर विक्रम ने कहा, आपको हार्ट अटैक आना कोई नॉर्मल नहीं था, क्या बात हो गई है जिसके लिए आप इतना परेशान हो गई? यदि ऐसी कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हैं। उमा दीदी आंखों में आंसू लेकर बोली, आप लोग के अलावा यहाँ मेरा कौन है?
बस सुबह घर से फोन आया था। मेरा बेटा जो मुझे यहाँ आश्रम में छोड़ गया, मेरी पूरी प्रॉपर्टी पर मेरे साइन चाहता है। उसने कहा है यदि मैंने साइन नहीं किए तो वो अपनी जान दे देगा। बस मुझे उसी का टेंशन हो गया और शायद उसी का सोचकर मुझे ये हार्ट अटैक आ गया। विक्रम ने कहा, मैं ये मैटर सॉल्व कर दूंगा, आप परेशान मत हो, जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा। उमा दीदी ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, आप और प्रीति को वहां समीर की पार्टी में भी तो जाना है, तो आप लोग चले जाइए, मैं अब ठीक हूँ। वहां दृष्टि और पूजा भी पूरी तैयारी से हैं, तो उन्हें भी ले जाना मत भूलिएगा। विक्रम उमा दीदी की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने हॉस्पिटल इंचार्ज से बात की और दीदी के लिए फुल टाइम नर्स को अरेंज करके वहां से चला गया। उसने प्रीति को भी फंक्शन के लिए तैयार होने को कह दिया। प्रीति ने भी उमा दीदी का हालचाल जाना और विक्रम को जल्दी आने कहकर फोन रख दिया। प्रीति ने दृष्टि और पूजा को भी फोन करके तैयार होने कहा। उधर दिल्ली में तेज अपनी मीटिंग में बिजी था। मीटिंग के कुछ पॉइंट राजवीर के साथ भी डिस्कस होने थे, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन राजवीर की कंपनी देखने वाली थी। राजवीर वहां आने का बोलकर वहां से गायब था, तो तेज ने परेशान होते हुए राजवीर को फोन लगाया। उसने राजवीर से कहा, तुम हो कहाँ? यहाँ तुम्हारा असिस्टेंट परेशान हो रहा है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करने हैं। अभी व्हाइट स्टार ग्रुप के लोग भी हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम कब तक आ रहे हो? राजवीर ने कहा, बस आधे घंटे में, मैं तुम्हें मीटिंग हॉल में मिलता हूँ। राजवीर और शिल्पा तनु को लेने एयरपोर्ट आए थे। तनु आई तो दोनों उसे लेकर होटल ओबेरॉय की तरफ निकल गए। छोटा छतरी के आदमी तनु के आने का इंतजार ही कर रहे थे। तनु अपना चेहरा ढके एयरपोर्ट से बाहर आई थी, क्योंकि अपने आने की खबर वो भी तेज को नहीं देना चाहती थी। इसलिए तनु आ गई है ये किसी को पता ही नहीं चला और छोटा छतरी के आदमी हाथ मिलते रह गए। उधर तनु शिल्पा और राजवीर के साथ होटल ओबेरॉय पहुंच गई थी। वहां पहुंचकर वो शिल्पा और राजवीर के रूम में पहुंची। दोनों आपस में बातें करने लगी तो राजवीर ने कहा, मैं ऊपर रूम का अरेंजमेंट एक बार और देख कर आता हूँ, तब तक तुम दोनों सहेलियां आपस में बातें करो, फिर मैं वहीं से तेज के पास निकल जाऊंगा। अभी उसे कुछ समय और होटल से दूर रखना है, तो हम लोग रात में यहाँ आ जाएंगे। दोनों ने हाँ कहा तो राजवीर वहां से निकलकर 10th फ्लोर पर आया। उसने अपने मन में कहा, जाने क्यों अजीब सा लग रहा है। उसने अपनी टाई को ढीला किया और फिर अपने आप से कहा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ यहाँ गलत हुआ हो। एक बार और रूम का अरेंजमेंट देख लेता हूँ। राजवीर तेज का रूम खोलकर जैसे ही अंदर आया, वहां की बिखरी हुई हालत देखकर वो गुस्से से चिल्ला उठा। उसे सभी बॉडीगार्ड को बुलाकर पूछा, हमारे जाने के बाद कोई आया था क्या? ये सुनकर सभी बॉडीगार्ड जो लाइन में खड़े हुए थे उन्होंने नामे गर्दन हिला दी। राजवीर ने फिर गुस्से में पूछा, मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था और किसने किया ये सब? बॉडीगार्ड ने कहा, पर सर आप और शिल्पा मैडम के साथ वो वेट्रेस थी। आपके जाने के कुछ देर बाद ही वो भी यहाँ से चली गई, उसके बाद तो कोई नहीं आया। राजवीर ने उन्हें रूम दिखाते हुए कहा, इस रूम की ऐसी हालत किसने की? उसने होटल के मैनेजर को फोन करके कहा, फौरन ऊपर आओ। होटल का मैनेजर भी हड़बड़ाते हुए तुरंत ही ऊपर आ गया। रूम की हालत देखकर वो भी सकपका गया। उसे डरते हुए राजवीर से कहा, सर जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही तैयारी करवाई थी, फिर ऐसा कैसे हो गया मुझे नहीं पता। राजवीर ने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन आधे घंटे के अंदर मुझे पहले से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए और इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। मैनेजर ने भी हाँ में जवाब दिया। राजवीर उससे फिर बोला, ये अरेंजमेंट यहाँ के होटल के ओनर के लिए होना है और यदि तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो जल्दी अपना काम कर देना, और हाँ इसका वीडियो बनाने के बाद मुझे जरूर भेजना। वीडियो से ही राजवीर को कुछ याद आया। उसने बॉडीगार्ड से कहा, सारे काम का रिजल्ट तुम लोग ध्यान से देखना और कोई भी अनवांटेड पर्सन यहाँ पर नहीं आना चाहिए। यदि इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तेज से कहकर तुम लोगों को भी नौकरी से निकलवा दूंगा। ये कहकर राजवीर वहां से चला गया। राजवीर को जल्दी ही तेज के ऑफिस पहुंचना था, तो अपनी कार के पास आकर ड्राइवर को उसने मीटिंग हॉल में जाने कह दिया। कार में बैठकर उसने वो वीडियो देखा जो पहले उसने शिल्पा के साथ उस रूम का बनाया था। उसमें वो वेट्रेस भी दिखाई दे रही थी। राजवीर ने उस जगह पर वीडियो रोका और वेट्रेस की फोटो को जूम करके देखने लगा। उसका चेहरा चेंज था, पर उसकी नीली आंखें देखकर राजवीर की आंखें हैरत से फैल गई। उसके मुंह से निकला, क्या ये सुधा है? और यदि सुधा है तो ये सब काम उसी का हो सकता है। इसका मतलब हुआ वो तेज और तनु को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। उसने अपना फोन बंद किया और सीट से अपना सिर टिका दिया। वो मन ही मन कुछ सोचने लगा। कुछ ही देर में राजवीर तेज की ऑफिस पहुंच गया था।
राजवीर ने वहां पहुंचकर तेज और बाकी के सभी मेंबर्स को सॉरी कहा। उसके आते ही मीटिंग, जो कुछ समय तक रुकी हुई थी, फिर से स्टार्ट हो गई। वहां पर तेज और राजवीर ने मीटिंग के पॉइंट्स डिस्कस किए। कुछ ही समय के बाद मीटिंग खत्म हो गई। अब रूम में सिर्फ राजवीर और तेज बचे थे। राजवीर ने कुछ सोचा और तेज से कहा, यार मैं सोचता हूँ तुम्हें कहीं घूमने जाना चाहिए। जाने कब से तुमने तनु को घुमाया भी नहीं। तेज की आंखें और आश्चर्य से फैल गई। उसने कहा, तुझे ये नया भूत कहाँ से चढ़ गया? राजवीर ने तेज के हाथ में हाथ अपना रखा और कहा, मैंने यूरोप का टिकट तुम्हारे और तनु के लिए बुक कराया है। वहां का होटल भी मैंने बुक करा दिया है। मैं चाहता हूँ कुछ समय के लिए तुम दोनों वहां घूमने जाओ।